अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पहले हल्का बंदियां मुअत्तल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर का कोई भी हरबा कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। वैसे ऐसा ही एक हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जारी किया इस्लामाबाद की हल्का बंदियों के हवाले से, और पंजाब की दो हल्का बंदियों NA 75 और 76 के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऐसा एक हुक्म जारी किया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है तो ये समझा जा रहा है कि तमाम हाई कोर्ट्स का ये इख्तियार कि वो हल्का बंदियों को मुअत्तल करें ख़त्म तसव्वुर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक कंप्लीट जजमेंट है कि हाई कोर्ट्स के इन फैसलों से इलेक्शन में ताख़ीर मुमकिन है और किसी के इनफरादी फ़ायदे या नुकसान की वजह से किसी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो सकती। हम बात करेंगे आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि हाई कोर्ट्स हल्का बंदियों को क्यों मुअत्तल कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट का ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि किसी एतराज़ात को ना देखा जाए बल्कि इलेक्शन के बर वक्त की राह हमवार की जाए। अगर किसी को कोई हल्का बंदियों पर एतराज़ है तो इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद वो एतराज़ अब देखा नहीं जा सकता। मेरे साथ मौजूद है आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, कितना वैलिड है आपको ये लगता है कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद वाकई हल्का बंदियों पर एतराज़ किसी उम्मीदवार को करने का हक नहीं होना चाहिए? जब शेड्यूल आ गया तो गेम इज़ ऑन। एब्सोल्युटली द गेम इज ऑन मुजम्मिल। और इसकी वैलिडिटी तो देखें, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन में रुकावट बन सकती है उसको रास्ते से हटाना इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। पाकिस्तान के अंदर हमने अपने सिस्टम के अंदर एक ख़ास किस्म की पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर और खुसूसी तौर पर यह हर चीज़ के ऊपर करती है, लेकिन खुसूसी तौर पर अगर आप अदालती निज़ाम को देखें तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के ये इस फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करके सारी की सारी अदालतें एक कानून और कानून के मातहत जो असूल तयशुदा होते हैं उसके मुताबिक चलें। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी डिस्क्रेशन और अपनी तबीयत के मुताबिक जो है वो फैसले कर रहे हैं, और ये भी मुझे उसी की एक मिसाल नज़र आती है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले के अंदर ने छलांग लगाई थी, उनको अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये उनके एक फैसले से ये सारे मामले तय होने नहीं लगे, और सिर्फ सदर की रजामंदी, तमाम पार्टियों की रजामंदी और फिर इलेक्शन कमीशन को ये एक तारीख देने के ऊपर उनको मजबूर करना जो है यही काफ़ी नहीं था अगले इंतखाबात के लिए। फिर उनको ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि भाई आप इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। उसके बाद जब ये फैसले आए तो उनको हाई कोर्ट का भी ये अहकाम जो है इनको ख़त्म करना पड़ा और कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। तो ये जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कूदी थी उस वक्त भी मेरा ख्याल है उनको अच्छी तरह से एहसास था कि ये ऐसे ख़त्म होने वाला मामला नहीं है, और उनको साथ साथ जब तक एक्चुअली इलेक्शंस हो नहीं जाते हैं उनको इस पर बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी। इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने रात देर तक भी अदालत लगाई, शाम गए उन्होंने अदालत लगाई, और ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई ऐसा अबहम जो इलेक्शन के अंदर ताख़ीर पैदा कर सकता है, कोई ऐसा कदम, चाहे वो अदालतों की तरफ से हो, चाहे वो सियासी जमात से हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, जो इंतखाबात में ताख़ीर कर सकता है, उसकी इजाज़त न दी जाए। तो ये बड़ा कंसिस्टेंट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के स्टांस के साथ, और मुझे तो यही लग रहा है कि ये जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते उनको शायद एक दो दफ़ा और भी सामने आना पड़े, और जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, या वो चाहे वो किसी ख्वाहिश हो मुजम्मिल, या वो सिर्फ वो निज़ाम का जो डिसफंक्शन है हमारा, फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से हो, उनको एज अ वॉच डॉग इसके हर वक्त अपनी नज़र इसके ऊपर रखनी पड़ेगी, और इस बात को यकीनी बनाना पड़ेगा कि इस तरह के वाक़यात आइंदा न हो। इंतहाई खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इतना एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। अंबर, आपको लगता है ये वैलिड है कि हल्का बंदियों के एतराज़ात को ना देखा जाए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए? और क्या आप समझती हैं कि हल्का बंदियों के एतराज़ात इतनी अहमियत नहीं रखते कि उनको इस मौके पर देखा जाए, बल्कि इंतखाबात का होना ज़्यादा अहमियत है, ये एतराज़ात ज़्यादा अहम नहीं है?
मुजम्मिल, आपने सवाल जो किया है मेरे ख्याल में यही अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान, अभी आमिर साहब ने बात की थी डिसफंक्शन की, बात की थी निज़ाम की, यानी कि एक नॉर्मल मुल्क नहीं है पाकिस्तान। नॉर्मल मुल्क क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंतखाबात आप समझते हैं कि अब शेड्यूल के मुताबिक या वक्त के मुताबिक 5 साल बाद 90 दिन बाद होने होते हैं, वो नहीं होते। लोगों की जो ख्वाहिशात, जिसकी आमिर साहब ने बात की, और कुछ जेन्युइन एतराज़ात भी होते हैं, उसको भी फिर नज़रअंदाज किया जाता है। इस सवाल की बुनियाद पे जो आपने पूछा था मुजम्मिल, वो यही है कि जो इस वक्त शक और शुबहात हैं इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, और दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके भी फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से कुछ हकूक है। और क्या शेड्यूल के मुताबिक ताकि इंतखाबात हो, ताकि ये जो शकूक और शुबात है वो ख़त्म हो, उसको फॉलो कर, और साथ साथ अगर कुछ जेन्युइन एतराज़ात भी हैं उनको नज़रअंदाज करना ताकि इंतखाबात हो जो उनको होने चाहिए थे। मेरे ख्याल में कि ये आपके आकाश है कि पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क नहीं है। मैं कुछ हाल ही में बलूचिस्तान भी गई, वहाँ भी हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सारे सवाल थे। अभी जो कराची में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है उसमें हल्का बंदियों के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं। मसला ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मसला हाई कोर्ट का नहीं है। वो भी फैसले कभी कभी जब कर देते हैं तो कुछ उनके लिए अहमियत नुकात जो होते हैं वो, या दलाइल होते हैं, वो ज़्यादा अहम होते हैं कि हकूक जो है, जो शहरियों की, सियासी जमातों की, उम्मीदवारों की, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले आते हैं। लेकिन फिर जो बर वक्त इंतखाबात होने होते हैं उसका प्रोसेस है, उसको फिर नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये जो चॉइसेस हैं, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अब चॉइस कर ली है कि हमने उनकी तरफ से, बयानात की तरफ से, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे जो फैसला आया था जो आरओज के हवाले से PTI की जो हक में आया था, इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला कर लिया है कि इलेक्शंस तो होने हैं, कोई नहीं रोक सकता। इसके बावजूद कि कोई फर्ज होगा, उसका कोई एतराज होगा या नहीं। फिर आखिरी बात जाहिर है, जो डिलिमिटेशन का वक्त होता है एतराजात का, उसका भी वक्त एक होता है, वो भी खत्म हो जाना होता है। तो मैं कहूँगी ग्रेटर गुड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, और जो एतराजात जल्द फाइल नहीं कर सके तो फिर वो नुकसान नहीं रखे। अच्छा फैसला है, लेकिन ये हमें याद रखने की जरूरत है कि इसका ये मतलब जरूर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एतराजात एंटरटेन नहीं होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी तो ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पंचिंग बैग बना दिया है। कोई भी फैसला इलेक्शन कमीशन करे, आप हाई कोर्ट से जाकर स्टे ऑर्डर ले लें, ये एक मजाक ही बन गया है। ये एक हल्का बंदियों का मामला नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला नहीं है। वो तौहीन अदालत का नोटिस दें, वो इलेक्शन में अगर कहीं ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, कोई वजीर वहाँ चला जाए, वो उसको नोटिस दें, वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेता है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में वजीर आज़म के जलसे पर स्टे लिया, उस पर भी वहाँ जाकर जो है वो स्टे ले लिया गया। तो मुझे तो नज़र आता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं बिला तफरीक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पंचिंग बैग बना लिया हुआ है, और उसके हर हुक्म के खिलाफ स्टे देना वो अपना फर्ज मनसबी समझते हैं, जो कि रवश बिल्कुल गलत है, जिसने इलेक्शन कमीशन को काफ़ी है। हमें इलेक्शन कमीशन के कामों में जुडिशल इंटरवेंशन ख़त्म करनी होगी, और बिलखसूस हाई कोर्ट्स के लेवल की जुडिशल इंटरवेंशन तो बिल्कुल ख़त्म करनी होगी। अगर कहीं कोई जुडिशल इंटरवेंशन नागुज़ीर हो भी तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। ये जो हाई कोर्ट्स ने पंचिंग बैग सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को बनाया है, इससे इलेक्शन कमीशन भी कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत भी कमज़ोर हुई है, और जुडिशल एक्टिविज़म मजबूत हुआ। मैं इसे एक वाक़े की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आप तसलसल से देखें, मैं डस्का इलेक्शन से बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले से बात कर रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनका इलेक्शन कमीशन के हवाले से रवैया ठीक नहीं है, और जो फरीकैन हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो उम्मीदवार हैं, वो हाई कोर्ट्स को इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। लिहाजा ये जुडिशल इंटरवेंशन
जो इलेक्शन कमीशन के कामों में है ये मुकम्मल बंद होनी चाहिए, इसका रास्ता बंद होना चाहिए। ये स्टे ऑर्डर्स ख़त्म होने चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोक दें, आप एडवर्स ऑर्डर करने से रोक दें, आप ये करने से रोक दें, आप उनके नोटिफाइड आरओज बैक जंबिश कुलम रात 11 बजे ऑर्डर करके रोक दें। तो ये इस तरह इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भी नहीं करवा सकता और मुल्क में एक मजबूत इलेक्शन कमीशन भी नहीं वजूद में आ सकता अगर हाई कोर्ट्स की इतनी मुदाखलत रहेगी। लिहाजा एक तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं कानून साजों को तय करनी चाहिए कि हाई कोर्ट्स का हमें दायरा इख्तियार ख़त्म करना होगा, क्योंकि मिस यूज़ किया है हाई कोर्ट्स ने अपना दायरा इख्तियार टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, और ये मिस यूज़ ने पाकिस्तान में इलेक्शन के प्रोसेस को भी कमज़ोर किया। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है उमर अता बंदियाल और काजी फायज ईसा में। फैसला दे देना कोई काम नहीं है, फैसले पे अमल कराना और फैसले पे कायम रहना ही असल इंसाफ है। अगर कोई जज अपने फैसले पर अमल नहीं करवा सकता तो उसको वो फैसला देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोई, ये मेरा मतलब है, रस्मी कार्रवाई तो है नहीं। अगर आपने इलेक्शन का कोई फैसला दिया है तो फिर आप उस पर पहरा दें, आप छुट्टी पर तो ना चले जाएं इलेक्शन का फैसला देकर। ये कोई मजाक तो नहीं है। और ये जो एक फ़र्क दो चीफ जस्टिस साहिबान में हमें नज़र आता है, उमर अता बंदियाल में और काजी फायज ईसा में, ये इलेक्शन की इन प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि एक इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स उमर अता बंदियाल ने की, 14 मई का ऐलान किया, एक 8 फरवरी का ऐलान काजी फायज ईसा ने किया। आपको 14 मई का हशर नज़र आता है तो आपको उमर अता बंदियाल की साख नज़र आती है, आपको फैसले की कमज़ोरी नज़र आती है, आपको चीफ जस्टिस की कमज़ोरी नज़र आती है। दूसरी तरफ 8 फरवरी का फैसला है, चाहे हाई कोर्ट्स हो, चाहे सियासी जमातों ने कहा कि मुलतवी कर देने चाहिए, बर्फ़ पड़ रही है, चाहे दूसरी तरफ से हाई कोर्ट्स ने स्टे दिए, अगर फैसला दिया है तो उस पर कायम रहना चाहिए और उसकी अमल दरामद के लिए राह हमवार करनी चाहिए। अदालतों का काम सिर्फ फैसले करना नहीं है, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए ही उनको तौहीन अदालत और दूसरे इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो अपने फैसलों पर अमल करवा सकें। अगर उन्होंने अपने फैसलों पर अमल करवाना उनकी जिम्मेदारी ना होती तो उनको अमल दरामद के लिए जो इख्तियारात दिए गए हैं वो ना दिए जाते। लिहाजा एक तरफ हमें तकाबली जायजा है, कंपैरेटिव एनालिसिस है दो चीफ जस्टिस का, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स का जुडिशियल एक्टिविज्म है जो इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर कर रहा है। आमिर साहब, आप तो नहीं मुत्तफिक होंगे इस बात से? नहीं मुजम्मिल, देखें आप मेरे पास कोई वजह नहीं है आपसे इख्तलाफ करने की इस बात के ऊपर, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, इसका दायराकार थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो आपने हाई कोर्ट के और स्टेज की बात की है ना मुजम्मिल, ये सिर्फ इलेक्शंस तक महदूद नहीं है। ये एक पाकिस्तान की बड़ी अफसोसनाक हकीकत है। मैं वकीलों से बात करता हूँ, चाहे वो कोई कंपनी मैटर हो ना, तो अगर किसी कंपनी का अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ झगड़ा है, अगर किसी का कंपनी का अपनी कोई हुकूमत के साथ कोई झगड़ा है, चाहे वो मुकामी हुकूमत है, सूबाई है, या वो वफाकी हुकूमत है, तो वकील जो है वो कानून के बारे में कम बात कर रहे होते हैं और वो जुरिस्डिक्शन की ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि कौन सी हाई कोर्ट में हम जाएं जहां पर स्टे मिलना निस्बतन ज़्यादा आसान है। गोया पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट्स की ये रेपुटेशन है कि फ़लाँ हाई कोर्ट में जाओगे तो तुम्हें स्टे मिल जाएगा और फ़लाँ हाई कोर्ट में ना जाना क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टे देने की हिदायत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत अफसोसनाक हकीकत है। ये पाकिस्तान की एक जो फंडामेंटल खराबियां हैं इस निज़ाम की, वो उनकी वो निशानदेही करती है। जहाँ तक ये आपने बात की ना मुज़म्मिल, जिससे मैं इख्तिलाफ करना चाहूँगा, आपने कहा कि ये हाई कोर्ट की जो है ये जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के कामों के ऊपर। देखें, बात सुने, आज अगर सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त फैसले कर रही है और हम समझ रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ही सारे मामले तय कर सकती है, तो कल ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो बड़ी पुरानी बात नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट सरीहन गलत फैसले कर रही थी जो कि इनफरादी ख्वाहिशात से की बुनियाद के ऊपर हो रहे थे और जिनका कानून और रसूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो जुरिस्डिक्शन ख़त्म करने की बात नहीं है मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है कि ये एक कल्चर जो कि पाकिस्तान के अंदर आया है और अब वो नॉर्मल बन गया है, जो न्यू नॉर्मल, और ये इतना न्यू भी नहीं है, ये बड़ी देर से ये नॉर्मल हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है कि जी जाओ स्टे ले लो और मामला जो है वो उसको हल करना नहीं है, बस मामले को लटका दो जब तक के हालात साजगार नहीं हो जाते आपके लिए, आप तब तक उस मामले को लटकाए रखो। और बहुत बड़ा आलाकार रही हैं हाई कोर्ट के अंदर, ये चीज़ अब हमें इस इलेक्शन में भी नज़र आ रही है। और लेकिन मुजम्मिल, दूसरी बात जो आपने की उसके साथ मुझे मुकम्मल तौर पर इत्तफाक है कि
चाहे जितना भी कोई मुल्क में कानून का निज़ाम मजबूत हो, फिर भी शख्सियात से फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे तो खैर बहुत बड़ा हमने एक फ़र्क देखा है पुराने चीफ जस्टिस और नए चीफ जस्टिस की अपनी पर्सनालिटी और उनकी अपनी कन्विक्शंस की वजह से हर मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि कानून और असूल और इंसाफ के तकाजे पीछे रह गए हैं और शख्सियात उसके ऊपर भारी पड़ गई हैं। मेरा ख्याल है अब जो ये जो रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, मेरी तो यही दुआ है कि उनको कामयाबी हो, और वो असल कामयाबी ये होगी कि वो शख्सियात के उसमें से शिकंजे से निकाल के अहम कानूनी फैसले, इंसाफ के अहम अमूर के ऊपर फैसले, वो उनको वापस कानून के अंदर किसी तरह से ढालने की कोशिश करें। और ये चीज़ों की तरफ मेरा ख्याल है एक अच्छा और मुस्बत कदम है। अच्छा, मैं आपको एक इसके जवाब में एक मिसाल दे सकता हूँ, बड़ी क्लासिक एग्जांपल। जब मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन खत्म करें, मैं क्यों कह रहा हूँ? मसलन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया, तहरीक इंसाफ ने और इमरान चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस पर स्टे लेने की कोशिश की, नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे। उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लेने की कोशिश कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, अब लाहौर हाई कोर्ट में स्टे लेने आ गए हैं, तो हम बताएं दोनों जगह इसको डिफेंड करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले लें तो हम सुन लेते हैं। पीटीआई ने कहा हम लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाना चाहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनवाना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आपने पहले हमारे पास आए हैं, बाद में लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, तो आपको पसंद का हाई कोर्ट कैसे मिल सकता है कि आप किस हाई कोर्ट में सुनवाना चाहते हैं और किस हाई कोर्ट में अपना मुकदमा नहीं सुनवाना चाहते। एग्जैक्टली। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पसंद के हाई कोर्ट्स में अपने केस लगवाने का मामला है कि मेरे लिए फलां हाई कोर्ट सहूलतकार है और फलां हाई कोर्ट सहूलतकार नहीं है, इसने इलेक्शन कमीशन को बहुत कमजोर किया है और इसने इलेक्शन के प्रोसेस को भी बहुत कमजोर किया है। अगर यूनिफाइड बात सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी कि आपने कोई मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये जो है ना अपनी पसंद का हाई कोर्ट का मामला, कि अब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसलिए पिशावर में करा लिए कि आपको उम्मीद थी कि पिशावर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। कैसा क्लासिक स्टे ऑर्डर है कि इलेक्शन कमीशन उनके हक में तो ऑर्डर दे सकता है, इंट्रा पार्टी पे खिलाफ नहीं दे सकता। आपने कभी ऐसा स्टे ऑर्डर सुना है? क्लासिक स्टे ऑर्डर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट्स की मुजम्मिल पूरा निजाम कमजोर हो रहा है ना, इस रवैये से पूरा निजाम कमजोर हो रहा है ना, तो इसको जो है वो आप खत्म ही कर देना। हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन खत्म होनी चाहिए टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन। आप माने? क्यों अंबर, क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है अंबर? देख, मैं जो इस दाविये से अगर हम देखें हाई कोर्ट के हवाले से गलत फैसले आते हैं, और मैं तो समझती हूँ कि गलत फैसले वाकई ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, उसके बर वक्त होने का, उसमें ताखीर की वजह बनने की वजह से ये गलत फैसले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि मकसद क्या है। मकसद हाई कोर्ट का की जुरिस्डिक्शन का ये है कि लोगों की रसाई ज्यादा होती है अपने अपने इलाकों में अगर वो पिटिशन दायर करना चाहे। तो अब ये अगेन ये आपको बैलेंस ढूंढने की जरूरत तो है ना, कि जहां आप समझते हैं कि जो शहरी है या आम शख्स है जिसको कोई एतराज है, जिसका कोई पिटिशन है जो इंतखाबात के हवाले से है, वो अपने इलाके में हाई कोर्ट में कोई पिटिशन दायर कर दे, या आप समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए जिस तक रसाई सबके पास नहीं है। तो ये अब जाहिर है बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि इलेक्शन के मामला जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही जाने चाहिए। लेकिन आखिर में मैं कहूंगी कि ऐसा ही लग रहा है जैसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बड़ा भाई है और वो इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन की तारीख को, और बाकी ये जो छोटे छोटे झगड़ेलू भाई हैं वो हाई कोर्ट हैं, छोटी अदालतें हैं, वो बीच में आ जाते हैं। लेकिन ये जाहिर है देखने की बात है। बड़ा भाई जो पूरे खानदान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तो भाई तो पूरे खानदान की है, अगर कोई गड़बड़ बिल्कुल ये वो वाला बड़ा भाई है। लेकिन अंबर मैं समझता हूँ कि जो अब छोटे भाइयों से ये मामला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि छोटे भाई बहुत मिसहैंडल कर रहे हैं
और बड़े भाई को ये करने देना चाहिए। जो आपकी ये दलील है ना कि जिन लोगों को पिटिशंस करना बड़ा आसान है मुकामी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट, अब तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री हर जगह मौजूद है, वो वर्चुअली अपने मुकदमे सुनते हैं, वकील लाहौर में होता है, जज कोयटा में होता है, मुकदमा सुना जा रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब मेरे ख्याल में वो मसाइल नहीं रहे हैं कि आप कहें कि हर बंदे को इस्लामाबाद लाहौर रजिस्ट्री मौजूद है, कराची रजिस्ट्री मौजूद है, कोयटा रजिस्ट्री मौजूद है। तो इसलिए मैं आपकी इस दलील में कोई ख़ास वजन नहीं देखता कि हाई कोर्ट्स को इसलिए इंटरवेंशन की इजाज़त होनी चाहिए कि ईजी टू एक्सेस है। अब ईजी टू एक्सेस तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हर जगह रजिस्ट्री मौजूद है और ऑनलाइन उनकी कार्रवाई भी मुकला दलाइल भी दे देते हैं। तो इसलिए मुझे वो इतना पुरवजन दलील नहीं लगी अंबर आपकी। मुजम्मिल साथ साथ ये भी देखे ना, रसाई के अलावा एक फैसला आता है मकामी अदालत की तरफ से तो फिर नेक्स्ट हायर कोर्ट जो है वहाँ अपील आप दायर कर सकते हैं। तो ये तो एक और कानूनी तकाजा है। ये है मसले मसाइल। अब निज़ाम नहीं अब आपने 183(3) में भी अपील का राइट दे दिया है। वो अब अपील का राइट तो अगर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो है। अब ये दलील भी आपकी कोई इतनी पुरवजन नहीं। अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, राइट? सो बुनियादी तौर पे वो तब इस्तेमाल होती है जब आप किसी के रवैये से और किसी के आदात से इतने ज्यादा तंग हो जाए कि आप कहें कि सारी की सारी चीज से ही जान छुड़ा ले। तो ये निज़ाम इंसाफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसके अंदर आप जो गलतियां हो रही होती हैं जहाँ पे आप उस हिस्से को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसकी इस्लाह जो है उसी से ही आगे रास्ता निकलता है। ठीक है, तो बिल्कुल इन कई दफा तो ऐसे फैसले हमने देखे हैं हाई कोर्ट की तरफ से जिनको देख के लगता है कि यार इससे तो बेहतर है कि ना हो ना, ये अगर यही इंसाफ है तो ना होने में क्या हर्ज है फिर। लेकिन बहरहाल वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जस्टिस का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, और उसको ऐसे खत्म करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई वो इलाज है उसका। नहीं देखें, मैं आमिर साहब इलेक्शन कमीशन को आज खुद हाई कोर्ट समझता हूँ। उसके बाद कंटेम्प्ट की पावर्स हैं जो हाई कोर्ट्स के पास होती हैं। उसके बाद और जुरिस्डिक्शन की पावर्स हैं, वो एज अ कोर्ट काम करता है, 5 मेंबर्स उसके बैठ के फैसला करते हैं, जुडिशियल साइड पे फैसला करते हैं। आप जब उनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट को अपील का हक देते हैं तो आप उनको सिविल कोर्ट बना देते हैं, इलेक्शन कमीशन को डाउन करके। तो फिर सिविल कोर्ट के पास तो कंटेम्प्ट को सुनने के अख्तियारात नहीं है। इसीलिए सियासी जमातों ने यह बहस शुरू कर दी है कि इलेक्शन कमीशन कोई एक इदारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो एक महकमा है, और इसको डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। ये हाई कोर्ट्स के इस अमल की वजह से है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हाई कोर्ट के फैसलों का बराबर दर्जा हासिल होना चाहिए, ताकि उनके फैसलों की एक जुडिशियल पावर भी अपनी जगह मौजूद रहे। क्योंकि आपने बहरहाल उनको कंटेम्प्ट के पावर्स दी हैं, दूसरी पावर्स दी हैं जो हाई कोर्ट के पास होती हैं। इसलिए वो उनकी पावर्स को फिर हाई कोर्ट सुने तो फिर वो क्या एडिशनल सेशन जज के लेवल पे आप उन्हें ट्रीट करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को? कॉम्प्लेक्स मैटर्स, यस, दे नीड टू बी टैकल्ड। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जैसा है उस तरह से चल सकता है, जैसा है उस तरह से अगर चल सकता होता तो फिर तो मुजम्मिल इस तरह की चीज़ें होती ना इस तरह के तदादात हमें देखने को ही ना मिलते, इस तरह के फैसले हमें देखने को ना मिलते जिनका बज़ाहिर बादियो नज़र में कोई मंतक ही नहीं नज़र आती है सारा। तो यस, बहुत कुछ जो है वो ठीक होने वाला है, लेकिन वो ठीक करने से ही बात आगे बढ़ेगी। ख़त्म करने से तो देखें ये तो फिर वही वाली मेंटालिटी है ना, जैसे जब भी फौज हमारी देखती है कि नहीं यार ये जमहूरी निज़ाम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, इसमें बड़ी खराबियां आ गई हैं, तो मुशर्रफ साहब का तो यही कहना था ना कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की साइकी को सूट ही नहीं करती है। ठीक है, तो वो तो फिर वो सोच जो है वो तो आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। मुश्किल काम है और बड़ी देर लगेगी इसके अंदर करने में, लेकिन चले निशानदेही तो हो रही है ना गलतियों की। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले सेगमेंट पे बात करेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात इलेक्शंस की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से हर वक्त नज़र रखी हुई है मामलात के ऊपर कि कोई भी ऐसा काम ना हो
जिससे इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर हो सके। तो उसी तरफ हमारे सियासतदान हैं, वो भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा है। ज़्यादातर वक्त उनका इंतज़ामी कार्रवाइयों में गुजरा है, अपने मुमकिन सियासी हलीफों से मुलाकातों के अंदर गुजरा है, अगले इलेक्शंस के अंदर इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट की बातों में से गुजरा है। उनके वापस आने से कब हमें याद होगा कि उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी अपनी इंतज़ामी कमेटी से, जब वो उन्होंने लंदन से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये मिट्टी पाओ पॉलिसी नहीं चलेगी। अक्सर हमने उनसे वो शेर भी सुना कि बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए, कि दिल में बहुत ज़्यादा गहरे उनके ज़ख्म हैं, बड़ा दुख है उनको, और उनको ना ही छेड़ा जाए तो वो बेहतर है। गोया उनके बहुत कुछ दिल में उनके भरा हुआ है। ऐसे ही हमने चीज़ एक दोबारा सुनी, उन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी से खिताब करते हुए फिर वही मामला उठाया कि 2017 में पाकिस्तान का क्या हाल था और आज पाकिस्तान का क्या हाल है, क्यों उनको इक़्तिदार से हटाया गया, एक लफ्ज़ यानी किस्म का बहाना बनाकर, सिर्फ इसलिए कि किसी और को इक़्तिदार में लाया जाए, और उसका नतीजा जो आज हुआ वो सबके सामने है। इसके साथ जो उन्होंने सवाल उठाया वो ये है कि हमें नज़र खा गई है और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि जी ज़रा इसकी तशरीह करें कि क्या मतलब है इस सवाल का, कि हमें नज़र खा गई है या शायद हम खुद भी इससे मुखलिस नहीं है। तो मुजम्मिल साहब, बुरी नज़र खा गई है जी, इसमें ऐसी कौन सी बात है। बुरी नज़र लगी है पाकिस्तान को। हम आज इस हाल में, हम इकोनॉमिकली एक वेंटिलेटर पे मौजूद हैं। मतलब हमारे लिए तो ये आज सबसे बड़ी खबर है कि नवंबर में हम जो है वो सरप्लस में $9 मिलियन चले गए और हमारा अक्टूबर डेफिसिट में था। तो हम तो मंथ टू मंथ अपनी जो ज़िंदगी है वो काउंट कर रहे हैं। यकीनन 2017 में ऐसा नहीं था। यकीनन 2013 में 12 घंटे लोड शेडिंग थी जो 16 में ख़त्म हो गई थी 17 में, और यकीनन जो 16-17 के पाकिस्तान है उसका इन्फ्लेशन, और फिर 2018 के इंतखाबात में महंगाई इशू नहीं था इस पाकिस्तान का। क्या आपको 2018 के इंतखाबात महंगाई पर होते हुए नजर आ रहे थे? नहीं, उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई इशू नहीं था, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में मौजूद था। पर गैस की या पेट्रोल की या बिजली की कीमतों के ऊपर इतनी बहस नहीं थी जितनी आज हर घर में मौजूद है। तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस तो ज़रूर बनता है कि क्या बुरी नज़र हमें खा गई। कि आज मेरा और आमिर साहब का पहला मसला ये होता है कि हम एक दूसरे से पूछते हैं कि बिजली का बिल कितना आया, फिर हम पूछते हैं अच्छा पेट्रोल की प्राइस कितनी कम हो गई है, मेरा फ्यूल बिल कहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर ग्रॉसरी आइटम्स की बात होती है। तो आज तो एक आम पाकिस्तानी भी जो है वो इकोनॉमिकली वेंटिलेटर पे आ गया है, और मुल्क भी इकोनॉमिकली वेंटिलेटर पे है। डे टू डे बेसिस के ऊपर मैनेज कर रहे हैं। जून तक $26 बिलियन देना है, समझ नहीं आ रही वो $26 बिलियन आएगा कहाँ से। IMF के $700 मिलियन के लिए हम परेशान हैं। वो इजलास 15 जनवरी तक चला गया है। उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबकों पे और टैक्स लगा दें। तो यकीनन ये सब कुछ 2017 में 16 में ये तो ऑन द कार्ड्स मौजूद नहीं था। 2016-17 में तो ये हालात पाकिस्तान के माशी तौर पर मौजूद नहीं थे। 2013 में लोड शेडिंग जरूर थी हमारे पास, 2008 में लोड शेडिंग थी, 13 में थी, लेकिन 16-17 तक तो हम 10,000 मेगावाट लगा चुके थे, लोड शेडिंग खत्म कर गए हुए थे, IMF को खुदा हाफिज कर चुके थे। फिर हमने जो पॉलिटिकल एडवेंचर किया है इस मुल्क में, और उस पॉलिटिकल एडवेंचर की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है, और वो कीमत के बारे में बात करना तो जुर्म नहीं है कि ये बुरी नजर लग गई, किसी ने बुरा एडवेंचर कर दिया। लेकिन मुजम्मिल, मैं अब अंबर आप जरा आए ना, मेरी मतलब करें कि ये नजर लगी है या ये खलूस का मसला है? अब मैं यही सोच रही थी कि हमें तशरीह करने को कहा गया है, क्योंकि देखिए नजर जो है वो हो जाती है, लग जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमें मालूम है कि ये फैक्ट्स भी हैं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था और अनफोर्सीन फोर्सेस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जवाल की तरफ जाने लगा। ये सब काम या ये सब जवाल की जिम्मेदारी किसी ना किसी की है। किसी ने मुखलिसी का शायद जाहिरा नहीं किया, ना अहली थी, मंसूबाबंदी थी। मुजम्मिल, आप मुझे अगर सुन पा सकते हैं तो ये जो नजर लगने और खलूस के बीच में अंबर जो बात कर रही थी,
जरा उसको आगे बढ़ा सकते हैं? नीयतों का हाल जो है वो रब ही बेहतर जानता है क्या है, हम किसी की नीयत पर क्या शक करें। हमने तो अमल की बुनियाद पर फैसला देख के फैसला करना है, किसी की नीयत की बुनियाद पर देखकर मेरे लिए तो फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि मैं कहूँ कि उसकी नीयत पुरखलूस थी या नहीं थी, या वो किसी बुरी नीयत के तहत। अब मुझे तो ये देखना है कि उस फैसले के नतीजे अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर फैसले के नतायज अच्छे हैं तो नीयत अच्छी है, और अगर फैसले के नतायज बुरे हैं तो मेरे लिए तो वो बुरी नीयत से किया गया फैसला है, बुरे खलूस से किया गया फैसला है। चाहे करने वाला जितना मर्जी मुझे ये यकीन दिलाए कि मेरा खलूस और मेरी नीयत ठीक थी, अगर उसका रिजल्ट मेरे नजदीक पॉजिटिव या नेगेटिव है, मैं तो उस तरह देखता हूँ चीजों को। और जहां तक नजर लगने की बात है, वो भी मैं नतायज की नौशरी में ही फैसला करता हूँ कि अगर तो नतायज अच्छे हैं तो नजर अच्छी है, और अगर नतायज बुरे हैं तो बुरी नजर लगी है। तो मैं तो इन दी एंड जो है वो सूरत नतायज और करंट सिचुएशन की, क्योंकि ना मैं आमिर साहब आपकी तरह कोई तारीख के दायरे में ज्यादा रहने में यकीन रखता हूँ, और ना मुझे मुस्तकबिल के हाल का इल्म होता है। मैं तो आज के दिन में जिंदा रहने की और करंट सिचुएशन पर बात करने पर यकीन रखता हूँ। इसीलिए हम आपकी बात को इतनी संजीदगी से लेते हैं। मुजम्मिल के मौजूदा हालात में रहते हैं, तारीख में मेरी तरह तारीख में नहीं रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। शुनीद ये भी है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान से 2 और वज़रा के इस्तीफ़ों की भी बात आ रही है कि वो भी इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इस हिस्से के 2 सवाल हैं। एक तो सरफराज बुगटी साहब का पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई जब निगरान वज़रा वज़ारतें छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें क्या मिल सकती है। और दूसरी बात है कि जब आप निगरान हुकूमत में शामिल हो जाते हैं तो क्या उसके बाद आप इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये दोनों सवाल लेके मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा। आमिर साहब, 2 हिस्से हैं मेरे सवाल के। सरफराज बुगटी साहब ने ना एक मज़े की मिस्ट्री बनाई हुई है हमारे लिए, एक दिलचस्प मुअम्मा उन्होंने बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी उनके इस्तीफ़े की खबर आई और जब उनको इस्तीफ़े से रोका गया तो उससे ये इन अफवाहों ने जन्म लिया कि शायद उनको ये कहा गया है कि देखिए इलेक्शन कोई नहीं होने, इसलिए आप आराम से अपने मनसब के ऊपर कायम रहें और अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। बहरहाल ऐसा तो नहीं था, ये तो सिर्फ अफवाह थी। जिसके बाद और जिसका वाज़े एक इंडिकेशन हमें ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और सुना है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे इसकी देखें मुजम्मिल, मैं वेरी फ्रैंकली मुझे ये नहीं पता कि अगर कानून में इस तरह का कुछ है कि जो उनको वो रोक सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई सियासतदान जो है वो बरवक्त हुकूमत से अपने आप को अलहदा करके अपने आप को इलेक्शन के अंदर ले जाना चाहता है और इलेक्शन लड़ना चाहता है तो फिर उस पर किसी किस्म की पाबंदी की मुझे तो कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती, जब तक कि कोई ऐसा कानून नहीं है ना जो कि जैसे हाजिर सर्विस फौजियों के बारे में होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसे तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। कि अगर उसी तरह का कानून यहाँ पर भी है तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो कोई उसके अंदर हर्ज नहीं है। जहाँ तक उनका किसी पार्टी के अंदर शमूलियत का सवाल है तो देखें हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा चुके हैं, वहाँ पर उनकी भी बातचीत अभी तक चल रही है और ये मामलात जो हैं ये अपनी हतमी शक्ल तो तभी लेंगे जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाएंगे। ये मैंने पहले भी देखा है कि इलेक्शन से पहले के 2-3 हफ्तों के अंदर जो कुछ होता है उससे वो अक्सर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो उससे पहले कुछ हो रहा होता है। तो ये तो अभी देखने की बात है कि दूसरे वज़रा भी पीपल्स पार्टी में जाएंगे, सरफराज बुगटी साहब भी पीपल्स पार्टी के अंदर वो जाएंगे और क्या उनका ये फैसला जो है इलेक्शन की तारीख तक कायम रहता है या नहीं रहता। बहरहाल इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए इट्स इंटरेस्टिंग एंड देख के अच्छा लग रहा है कि इस तरह के भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें अपनी फैसलों से कम ये तो यकीन दिला रहे हैं कि देखें अब तो इलेक्शन होने ही होने हैं, इसलिए इस निगरान हुकूमत में ज़्यादा वक्त गुजारना जो है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अंबर,
उन्होंने कहा सरफराज आमिर साहब के बकौल सरफराज बुख्ती ने कानून के मुताबिक अगर अमल किया है तो कुछ गलत नहीं किया। जब मौका मिला तो निगरान हुकूमत के मजे ले लिए, जब मौका मिलेगा तो इलेक्शन लड़ लेंगे। अगर कानून में ममानत नहीं है तो फिर हमें उसे इखलाकी या किसी और मयार पर देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों अंबर? नहीं, मैं इससे 100% तो इत्तेफाक नहीं करती। जाहिर है कानूनी तौर पर कोई सतफन नहीं है। निगरान हुकूमत में हमने देखा कि ऐसे लोग भी निगरान हुकूमत में शामिल होते हैं जो सियासतदान रहे होते हैं। हमारे बल्कि निगरान वजीर आज़म खुद सियासतदान है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमें मालूम है कि सरफराज बुख्ती साहब इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, फौरन इस्तीफा दे दिया, फिर वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब इखलाकी तौर पर और जो एक कॉन्सेप्ट है केयर टेकर निगरान हुकूमतें तमाम ममालिक में नहीं होती जहाँ इस किस्म के जनरल इलेक्शन होते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही तो है कि एक न्यूट्रल सेटअप हो जो डे टू डे जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो संभाले और साथ साथ इंतखाबात को यकीनी बनाए, यानी कि आसानियां पैदा करें और इंतखाबात करें और घर जाएं। तो जब निगरान हुकूमत के अंदर क्योंकि ये तासुर बहुत तेज भी है कि चाहे पंजाब हो चाहे वफाक में हो, ये खास सियासी जमात के खिलाफ भी हैं, बात भी करते रहते हैं, सियासी हैं, सियासतदान हैं, अब इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो एक मेरे ख्याल में कि न्यूट्रल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से सवालिया निशान जरूर पैदा होता है। कानूनी तौर पर तो जाहिर उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरा ये कि जो स्पेकुलेशन है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपने बड़ी मजे की बात की मुजम्मिल। कैसा ही लग रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, तो आपका मुझे लग रहा है कि इशारा तो यही कहने का मतलब था कि उनको एक थोड़ा सा रिवॉर्ड कुछ या तोहफा दिया गया कि चले ये ले आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करी है, कहीं नाकाम रही है। जो पंजाब की एक मजबूत जमात थी शायद है, वो लाडले भी कहा जा रहे हैं, फेवरेट भी कहे जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का ज्वाइन करना इंटरेस्टिंग होगा, मुकाबला ज्यादा होगा। एक और थ्योरी भी जो गर्दिश करी है वो यही है ना कि आप किसी भी सियासी जमात को ज्यादा उभरने नहीं दी, कहीं कुछ इलेक्टेबल इधर कहीं कोई इलेक्टेबल इधर, और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी, जब एक सियासी जमात की तरफ झुकाव हो तो आप कहते हैं जी वो लाडला बन गई और सब कुछ आप उसको दे रहे हैं, वो ब्लू आइड हो गया। जब मैच एंड मिक्स हो जाए तो आप कहते हैं हलीम पक रही है, ये हंग पार्लियामेंट की तैयारी हो रही है। जब लाडला कर लें तो आप कहते हैं इसको मेजॉरिटी देने की तैयारी हो रही है। आप भी ना किसी लोग आपने भी कहा हलीम पक रही है, हलीम पक रही है, आपने कहा अंबर की तारीफ की आपने ये कह करके हलीम पक रही है। मेरा मतलब है कि नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस दफा खिचड़ी चाहिए, हलीम नहीं चाहिए, खिचड़ी चाहिए। देखिए ना, एक ही बात है, खिचड़ी पक रही है, हलीम पक रही है। आप कौम को तासुर तो यही दे रहे हैं ना, यहाँ बैठकर आप ओपिनियन मेकिंग में तो यही ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बड़ा डिज़ाइन है हंग पार्लियामेंट बनाने का, ताकि और अगर 4 हफ्तों पहले जब सब लोग एक जमात को ज्वाइन कर रहे थे तो आप कह रहे थे डिज़ाइन है उसको लाडला लाने का, उसको लाया इसलिए गया है कि देखें ना, नहीं कह रहा था मैं ये तो बात से आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था नवाज लीग के बारे में। और जहाँ तक ये बात है ना मुजम्मिल, डिजाइन तो है यार, इसके मैं नहीं समझता हूँ कि हम इससे इनकार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो डिजाइन किस हद तक कामयाब होता है या नहीं होता वो तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले डिजाइन तो होता है। बहरहाल आप अपनी बात करके रखिए प्लीज। बहरहाल पीपल्स पार्टी का तो ये मौकफ था कि निगरान हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है और मुस्लिम लीग नून की ही जो है लोग निगरान हुकूमत में कायम है। भाई वजीर दाखिला तो आपका निकल आया, आपको शामिल हो रहा है, तो वजीर दाखिला के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी तो वो आपको शामिल कर रहा है ना, हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शाम को इस्तीफा देके 1 घंटे बाद उसने सोचा अच्छा मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले से आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि आप हमें ज्वाइन करेंगे जिस दिन रिजाइन करेंगे, और वो आपको ज्वाइन कर रहा है। तो इसलिए अब जो आप पिछले 1 महीने से ये सुना रहे थे कि निगरान तो नून की एक्सटेंशन है, तो वजीर दाखिला तो आपका था, फिर जो कुछ PTI के साथ हो रहा था वो पीपल्स पार्टी करा रही थी क्योंकि वजीर दाखिला उनका था, उनको ज्वाइन कर रहा था। तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी उठा ले पीपल्स पार्टी, जो सरफराज बुख्ती साहब ने किया है। और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का उनको बहुत ही मतलब शिकवा था, वो शिकवा तो सरफराज बुख्ती से होना चाहिए था ना उन्हें। तो सरफराज बुख्ती तो उनका अपना आदमी था,
बाकी मैं अखलाकी तौर पे इसको दुरुस्त नहीं समझता कि अगर आपने निगरान हुकूमत में हलफ उठा लिया है तो फिर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। सियासत में अखलाकियात, सियासत की मॉरल ग्राउंड्स भी होती है और मोरालिटी बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उन्हें शामिल करके भी आप हमेशा मुझे कहते हैं कि आमिर साहब आप तो एक आइडियल दुनिया में रहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा मजा आया कि आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आप मुझे खड़े होने की जो है वो मेरे पे तनकीद करते हैं। क्यों इतनी आइडियल बातें कर रहे हैं? कौन सी इखलाकियात पाकिस्तान की सियासत के अंदर? ये आर्ट ऑफ द पॉसिबल की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुझे खुशी है कि आप आज आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं। नहीं, जब पीपल्स पार्टी की बात हो ना तो आपके दिल में भी बड़ा नरम गोशा आ जाता है और आज आपको भी लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया है। 4 हफ्ते पहले आप मुझे कह रहे थे कि मैं इमरान खान के शहर में गिरफ्तार हूं। अभी 4 हफ्ते पहले आप मुझे कह रहे थे कि मैं इमरान खान के शहर में गिरफ्तार हूं। आज पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा आ गया। मेरे दिल में हर सियासतदान और हर सियासी जमात के लिए नरम गोशा है। मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।